नमस्ते। मैं धर्मेंद्र। अनन्या अकेडमी जो कि एक बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही पुरानी एक संस्था जो विगत कई वर्षों से इलाहाबाद में आप सबके ज्ञानवर्धन में सहयोग कर रही है। ये संस्था मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जब से मैं इलाहाबाद में आया हूँ तकरीबन 20 सालों से, तब से मैं देख रहा हूँ। उसके पहले से न जाने कितने सालों से ये संस्था अनन्या अकेडमी चल रही है। तो मैं बहुत गर्व फील करता हूँ कि मैं अनन्या अकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ। और ये संस्था न जाने कितने लोगों को अभी तक उनके मुकाम तक पहुँचा चुकी है। और यहाँ से मैं आप सब लोगों को आर्ट जो कि एक विषय है जिसमें कला, आपको मैं उससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ हैं मैं आप सब तक पहुँचाऊँगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना आप सबको मैं ज्ञानवर्धन करा सकूँ उसमें मैं पूरी तरह से तैयार रहूँगा। और मैं विगत कई वर्षों से मैं अनन्या अकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ और उसमें कला जो विषय है उसके लिए मैं यहाँ पे जितने भी टीजीटी के कैंडिडेट आते हैं, जो भी विद्यार्थी आते हैं, मैं उनको उनका जो उद्देश्य होता है कि एक टीचर बनना, प्रवक्ता बनना, मैं वहाँ तक उनको पहुँचाने में अपना योगदान करता रहा हूँ। अब फिर से अब ये कोरोना जो समय चल रहा है इसमें बहुत दिक्कतें लोगों को आई, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि एक चल रही थी बहुत ही स्मूथली, अब वो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब हम कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके हैं और आज के जो हमारी डिमांड है, जो हमारी ज़रूरत है, वो आज इस टेक्नोलॉजी के सहारे हम अपने ज्ञान का आवर्धन करें और विकसित करें। तो आज ये ज़रूरत पड़ चुकी है। तो ऑनलाइन आज हम सब जितनी भी चीज़ें हैं वो डाल चुके हैं ऑनलाइन पे, और ऑनलाइन के थ्रू ही सारी चीज़ें अब डील हो रही हैं, जिसमें बड़ी बड़ी जो आपके कह सकते हैं कि एग्ज़ाम्स हैं और इंटरव्यू हैं, वो सारी चीज़ें अब ऑनलाइन ही कंडक्ट कराई जा रही हैं। तो उसमें मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज मुझे भी ऑनलाइन के थ्रू ही आर्ट और कला विषय को अब आप तक पहुंचाना है। तो उसमें मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूं, आपका आह्वान करता हूं कि आप सब आएं और ऑनलाइन के थ्रू जितना भी हो सकता है हम सब अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका विषय है, कला विषय है, जिसमें आप सबको मैं कला से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आप सबको बताऊंगा। उसमें बेसिकली जो स्टार्टिंग आपकी मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, कला विषय जो आप सबको इसमें एक अच्छी सी ज़िंदगी बनाने के लिए आप इस विषय को चूज करते हो कि इसमें आके हम कुछ अपनी ज़िंदगी को एक नया आयाम दे सकते हैं, एक नया दिशा दे सकते हैं। तो उसमें कला जो शब्द है, जैसा कि कला कहा गया है कि कला विहीन व्यक्ति, अगर कला नहीं है उसके अंदर तो उसे पशु समझा जाता है। ये हमारे संस्कृत में बहुत पुराणों में ये वर्णन आया हुआ है। तो कला विषय जो है वो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, और साथ ही साथ कला विषय अगर आप पढ़ते हैं थोड़ा सा बहुत ही दिल और दिमाग के साथ जुड़ के इसको समझते हैं, तो ये आपको एक ज़िंदगी बेहतर करने में बहुत मददगार होती है। तो टीजीटी बेसिकली जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स बनने आ रहे हैं, या पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने आ रहे हैं, उनके लिए मैं फिर से एक बार आ रहा हूं अनन्या अकेडमी के थ्रू आप सबके बीच में, और जिसमें मैं आपको कला से जुड़ी हुई जितनी भी बारीकियां हैं उसके बारे में मैं आप सबको अवगत कराऊंगा, उसकी जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो जिसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि हमारा जो विषय है, जो कला शब्द है, ये जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई और धीरे धीरे ये अपने प्रवाह में बहते हुए कहाँ से आज कहाँ पहुँच चुका है कला, तो उसकी यात्रा शुरुआत से लेकर अंत तक मैं आप सबको इसके बारे में जानकारी दूंगा, जिसको आप सुन के, जिसको आप समझ के आप बहुत सारी चीज़ें अपनी जो आपके अंतर जो समस्याएं हैं, जो आपके द्वंद्व हैं, जो आपकी
कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं समझ में आ रही हैं कला से, वो सब उसका समाधान हो सकेगा। तो कला विषय जो आपको मैं पढ़ाऊँगा, जो आर्ट है, उसमें शुरुआत में आपकी जो है कला, जो सौंदर्य है, जो कला का एक पार्ट है, उसके बारे में, कला का जो डेफिनेशन है, कला होती क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी आपको थोड़ा सा दे के फिर आगे मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कला का जो जितनी भी इसका सिलेबस में है, कहाँ से कहाँ आपको कितना पढ़ना है, वो सब मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे जितनी ज़रूरत महसूस होगी, मैं आपको सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। तो कला शब्द जो है, कहा गया है कि कला एक्चुअली कोई भी काम आप जब करते हो तो बहुत ही तल्लीनता के साथ जब करते हो, बहुत ही मन से करते हो, बहुत जुड़ के करते हो, और करने के बाद बहुत आपको सुकून मिले, बहुत खुशी मिले, वही कला है। बहुत ही मैनेज तरीके से, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से जब आप कोई कार्य करते हो और करने के बाद आपको आत्मिक रूप से आपके मन को जो सुकून दे, दैट इज़ आर्ट। वही कला है, वही आर्ट है। वो कुछ भी हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप पेंटिंग बनाते तो वही आर्ट है, नहीं। आर्ट का विस्तार बहुत ज़्यादा है, तो जिसमें आपको बताऊंगा मैं कि कला के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स की कला होती हैं। तो जिसमें मुख्य रूप से आपको मैं बता देना चाहता हूँ, 2 प्रकार की कला होती है। पहली होती है जो ललित कला के नाम से जानी जाती है। ललित कला जो कि केवल दिल को अच्छी लगती है, दिल और दिमाग को बहुत सुकून देती है। और दूसरी जो कला होती है उपयोगी कला, जो हमारे उपयोग में आती है, जो हमारे लाइफ के जो हमारी जो जीवनचर्या है उसमें रूटीन में वो काम आती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ललित कला जो है, ललित कला के अंतर्गत 5 कलाएं रखी गई हैं, जिसमें चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला या वास्तुकला, काव्य कला और संगीत कला। ये 5 कलाएं जो हैं आपकी महत्वपूर्ण हैं। जो जैसे आप संगीत सुनते हो तो संगीत सुनने के बाद आपको दिल को अच्छा लगता है, दिमाग को अच्छा लगता है, आपका दिल कहता है कि वाह कितना सुंदर संगीत है। आप सुनते हो तो आप भाव विभोर हो जाते हो। तो ये संगीत आपके दिल को, आपके दिमाग को बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये केवल दिल और दिमाग या आत्मा को जो सुकून दे, वो ललित कला के अंतर्गत रखी जाती है। और जो कला आपके उपयोग में आती है उसको आप बताया जाता है कि वो उपयोगी कला के अंतर्गत। जैसे आप कपड़ा मैं पहना हूँ, ये कपड़ा मैं पहना हूँ, ये कपड़ा डिज़ाइन किया गया है, इस कलर में डिज़ाइन किया गया है, इस तरीके से इसका शेप डिज़ाइन किया गया है, तो ये भी आर्ट है, बट ये मेरे उपयोग में आ रही है, तो ये उपयोगी कला के अंतर्गत रखी। मैं इस घर में रह रहा हूँ, इस कमरे में रह रहा हूँ, एक घर भी बनाया गया होगा एक डिज़ाइन से बढ़िया से, इसकी खिड़कियाँ बनाई गई होंगी, इसमें तखत, मेज, कुर्सी, सोफ़ा, जो कुछ भी बनाया गया होगा वो सब एक आर्ट ही है, लेकिन वो हमारे उपयोग में आ रही है, तो इसलिए वो उपयोगी कला के अंतर्गत रखी गई है। तो उपयोगी कला और ललित कला ये 2 प्रकार की होती है। जिसे हम कहते हैं कि चारु कला भी और कारू कला। चारु कला मतलब जो चारु मतलब जो सुंदर लगे, और कारू कला मतलब जो हमें कार्य कर जो मतलब कि उपयोग में आए, हमारे काम करने से हमें वो उसका फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये कलाएं हमारी हैं। और उसके बाद में कुछ इसके जो मूल आधार हैं कला के, जिसमें कॉम्पोजिशंस होता है, संयोजन के सिद्धांत होते हैं, ठीक है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। आने वाले जो आप मेरे साथ में आगे आने वाले समय में जुड़ेंगे तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत डिटेल्स में बताऊंगा कि कॉम्पोजिशंस, कला के एलिमेंट्स, तत्व क्या हैं, किन किन चीज़ों से कला का निर्माण होता है, और किन किन चीज़ों से आप कला को और सुंदर कर सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में मैं बातें करूंगा। फिर उस पर कुछ, उसके बाद में कुछ मीडियम्स और टेक्निक्स पे बात करूंगा, जिसमें किन किन चीज़ों से कला बनती है, जैसे कौन कौन से मीडियम होते हैं, माध्यम होते हैं, और उसमें कौन कौन से तकनीक होती है, उन सब चीज़ों पे भी मैं बातें करूंगा। जैसे पेंटिंग जब बनाते हैं तो कौन से कई मीडियम्स होते हैं, कहीं ऑयल कलर होता है, कहीं एक्रेलिक कलर होता है, कहीं वाटर कलर होता है, और कहीं पेंसिल से बनाई जाती है। तो बहुत सारे मीडियम्स हैं,
तो उन पे मैं बात करूँगा, और तकनीक कैसे उनकी उसको हैंडल किया जाता है उन पे मैं बातें करूँगा। तो ये सारी चीज़ें मैं उससे आपसे आने वाले समय में बातें करूँगा। उसके बाद उसमें भी बहुत और मीडियम है, जैसे मूर्ति कला है, प्रिंट मेकिंग है, म्यूरल है, ग्राफिक डिज़ाइन है, मल्टीमीडिया आर्ट है, इन सब पे मैं बातें करूँगा। एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन कला जिसे कहा जाता है, और कंप्यूटर पे भी बहुत सारी आर्ट हो रही है, ठीक है। कुछ प्रिंटिंग प्रेस पे जो काम होते हैं जिसे मुद्रण, प्रिंटिंग एवं सज्जा का काम कहते हैं, इन पे मैं बातें करूँगा। फोटोग्राफी भी होती है आर्ट का पार्ट, वो सब भी चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ भारत की जो एंशियंट आर्ट थी, जिसमें प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, कि उसमें क्या कहाँ कहाँ हमारे मानवों ने कैसे कैसे विकास किया आर्ट को, कहाँ कहाँ वो आर्ट की शुरुआत की, जो गुफाओं के अंदर रहते थे, उन पे सब सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी शुरुआत में हम आपकी बातें करेंगे। फिर आपको धीरे धीरे उसमें मैं और भी गहरी चीज़ें बताऊंगा। इंडस वैली है, सिंधु सभ्यता, हम जब सिविलाइज्ड हुए, सभ्य होना शुरू हुए, तो उसमें कलाओं का कितना बड़ा रोल रहा, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हमारी आती है कि अलग अलग टाइम पीरियड की, जिसमें बौद्ध काल एक आता है, जिसमें बुद्ध ने जब यहाँ पे आके हमारे इंडिया में, और इंडिया में ही तो वो खासकर रहे ही हैं, यहीं पे जन्म ही हुआ उनका, लुम्बिनी और ये आपका जो नेपाल का बॉर्डर एरिया है। और उसके बाद उन्होंने जो ज्ञान बांटा चारों तरफ, फिर कितने राजाओं ने उनको फॉलो किया, उन्होंने कितनी तरीके से उनके स्तूप बनवाए, उनसे जुड़ी हुई कितनी मूर्तियां उनका निर्माण कराया, उनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ों पे, जिस पे स्थापत्य, मूर्ति और चित्र का निर्माण हुआ है, उस पे मैं बातें करूंगा आपसे। उसके बाद भारतीय कला के जो प्रमुख मेन जो सेंटर हैं, केंद्र हैं, कहाँ कहाँ इंडियन आर्ट जो है पाई गई है ज़्यादा, उस पे बातें करेंगे। जिसमें जैसे कुछ केव्स गुफाएं हैं, जोगीमारा गुफा है, अजंता गुफा है, बाघ गुफा है, सिगिरिया गुफा है, वो सब, बादामी गुफा है, कांचीपुरम, सित्तनवासल, एलोरा, एलिफेंटा, खजुराहो, तंजौर, इन सब पे हम बातें करेंगे। जितनी भी हमारी केव्स गुफाएं हैं, उन सारी गुफाओं पे हम धीरे धीरे करके, एक 1 बाय 1 करके हम उस पर आपको सारी डिटेल्स में जानकारी देंगे। उसके बाद हमारे इंडिया में कुछ शैलियाँ आई, कुछ तरीके आए, अलग अलग तरीके से काम करने के लिए। हर काल में, हर समय में हमारे आर्टिस्टों ने अलग अलग तरीके से काम किया। तो जिसमें हम कहेंगे कि अजंता शैली जब हमारी शुरू हुई, तो उसका काम करने का तरीका अलग था। फिर अजंता शैली में बहुत और भी शैलियाँ डेवलप हुई उसी के समय में, जैसे पाल शैली हुई, जैन शैली हुई, गुजरात शैली हुई, अभ्रंश शैली हुई, दक्षिणी शैली हुई, मधुबनी शैली हुई, और भी ऐसी लोक शैलियाँ, बाल कला, आदिवासी कला, जिसे हम कहते हैं कि वर्ली पेंटिंग वगैरह। तो ये सब पेंटिंग्स अलग अलग तरीके से हमारे इंडिया में बननी शुरू हुई थी, तो उस पर भी हम सब बातें करेंगे। उसके बाद एक सबसे जो इम्पोर्टेंट शैली है राजस्थान शैली, उस पर हम बात करेंगे। राजस्थान शैली में कौन कौन सी शैली सबसे महत्वपूर्ण हुई, जिसमें हम आज भी उसको याद करते हैं। जैसे बनी ठनी एक शैली है, राजस्थान किशनगढ़ शैली के अंतर्गत आती है। बनी ठनी एक पेंटिंग है जिसे इंडियन मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। तो उस शैली में कैसे काम हुआ है, मेवाड़ शैली, नाथद्वार शैली, बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली जैसा मैंने बताया, बूंदी शैली, कोटा शैली, मालवा शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, ये अलग अलग शैलियाँ हैं जिनमें हमारे आर्टिस्टों ने काम किया है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जो आपको समझ में आ जाएंगी। ये शैलियाँ थोड़ी सी आपको पढ़नी रहेंगी, और इसके आगे जो मैंने ऊपर बताया वो सब भी आपको थोड़ा थोड़ा उसमें मैं टच कराऊंगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और बहुत ही मज़ेदार, बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ें हैं। आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और इसमें मुग़ल शैली जैसे है कि इसमें कौन कौन से राजाओं का, शासकों का उसमें बहुत ही रोल रहा। जैसे बाबर ने जब हमारे इंडिया में उसने अपनी शासन की शुरुआत की, तो उसने कला को कितना वैल्यू दिया, कितना अडॉप्ट किया, कला को कितना उसने समझा, कला को कितना हमारे इंडिया में उसका प्रचार प्रसार किया, इस बाबर ने, हुमायूं ने। फिर अकबर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है, फिर जहांगीर उससे भी इम्पॉर्टेंट रहा है, शाहजहाँ,
फिर औरंगजेब के समय में आर्ट हमारी थोड़ी सी पतन की तरफ गई थी। तो इन सब पे हम थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। फिर उसके बाद पहाड़ी शैली जो आती है, जब हमारे कलाकार भाई लोग, वो हमारे जब राजाओं ने उनका औरंगजेब के बाद में कह सकते हैं कि उनका बहुत निरादर होना शुरू हो गया, उनका उपयोग कम हो गया, तो वो हमारे जितने कलाकार थे वो पहाड़ों की तरफ भाग गए थे। तो वहाँ जाके उन लोगों ने बहुत ढेर सारी शैलियाँ वहाँ डेवलप की, जिसमें बसोली शैली, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, चंबा शैली, कुल्लू शैली, गढ़वाल शैली, मंडी शैली, सिख शैली, जम्मू शैली, बहुत शैलियों का निर्माण उन लोगों ने किया। और वो शैलियाँ धीरे धीरे हमारे इंडिया में विकसित हुई थी, और लोग आज भी उन शैलियों में जो बनी हुई पेंटिंग्स हैं उनको देखते हैं, अपने घरों में सजाते हैं। तो इन सब शैलियों पे भी हम आपसे बात करेंगे। फिर उसके बाद आती है आधुनिक भारतीय चित्रकला, जो मॉडर्न आर्ट जिसे हम कहते हैं कि मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्या उसके एलिमेंट्स थे, क्या उसकी उपयोगिता थी, उस पर हम थोड़ी बातें करेंगे। तो उसमें जैसे कंपनी शैली एक है। कंपनी शैली मीन्स कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में, भारत में आई, अंग्रेज़ों ने जब हमारे इंडिया में अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया, चाय की खेती से शुरू किया उन लोगों ने आके, चाय के बिजनेस से शुरू किया उन लोगों ने आके हमारे इंडिया में, और धीरे धीरे फिर उन लोगों ने हमारे आर्ट को भी कैप्चर किया, और आर्ट को भी बहुत ज़्यादा उन लोगों ने प्रभावित किया। तो कंपनी शैली वो उसी के नाम से पड़ी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो जब आई थी तो उसी के नाम से कंपनी शैली हमारे भारत में शुरुआत हुई। फिर कंपनी शैली जब चल रही थी तो उसके बाद फिर एक शैली हमारे भारत में डेवलप हुई, जिससे कालीघाट शैली के नाम से जाना जाता है। कालीघाट शैली जो कि कहते हैं कि कलकत्ता में जो जगह है गंगा सागर के बगल में, वहाँ पे मेले लगते थे बहुत बड़े बड़े। तो वहाँ एक कलाकार यामिनी रंजन राय थे, उन्होंने वहाँ पे जाके वहाँ के जो फोक आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, गांव से जुड़े हुए कलाकार थे, जो वहाँ पे देवी देवताओं से जुड़े हुए चित्र बना के कपड़ों पे, और बहुत सारे मिट्टी के खिलौने बना के बेचा करते थे। तो उनकी उन्होंने स्टडी की, और वहाँ से उन्होंने एक नई शैली का डेवलपमेंट किया, जिसे कालीघाट शैली के नाम से जाना जाता है। तो इसे बाजार शैली के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद फिर बंगाल शैली शुरू हुई। बंगाल शैली में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे कलाकार और डेवलप हुए थे, जिसमें हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर खानदान के जितने भी लोग थे वो सब थे, उनके शिष्यों में जितने लोग थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर और भी कलाकार उसमें बहुत नाम आते हैं। छितिनदान मजूमदार थे, और असित कुमार हलदार थे, और भी नंदलाल बोस थे। ये सारे कलाकारों पे भी हम बातें करेंगे धीरे धीरे, जब आप इस पे हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे ऑनलाइन पे, और क्लासेस हमारी अब शुरू ही होने वाली है। तो आप सब लोग को जब भी जैसे भी समय मिले, आप जितनी जल्दी हो सके आप ज्वाइन करें और शुरू करें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ढेर सारी वैकेंसीज अभी आने वाली हैं। और उसमें कला की, अब जैसा कि हमारे भारत सरकार ने बहुत सारी चीज़ें हमारी शिक्षा नीति में बदलाव किया है, जिसमें कला को अब प्रमुख रूप से एक विषय के रूप में देखा गया। पहले एक्स्ट्रा करिकुलम में शामिल किया गया था बस, लेकिन अब जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ मस्ट कर दिया गया है कि अब आर्ट विषय जो है वो पढ़ना अब एक ज़रूरी विषय के रूप में मान लिया गया है। तो आने वाले समय में अब आर्ट की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, जिसमें जो भी अगर इससे थोड़ा सीरियस होकर समझ लेगा, पढ़ लेगा, तो उसकी 110% नौकरी पक्की है। और अगर वो हमसे जुड़ रहा, हमसे पढ़ रहा, समझ रहा, तो मैं उसकी गारंटी लेता हूँ, उसको वहाँ तक पहुँचाऊँगा जहाँ तक वो सपने लेके आया मेरे पास में। फिर और मैं अभी इसके साथ साथ भारतीय जो हमारे इंडियन आर्टिस्ट हैं उन लोगों ने क्या क्या काम किया है, उनके बारे में, आधुनिक एवं मॉडर्न आर्ट में क्या काम कर रहे हैं आर्टिस्ट हमारे, उस पर भी बात करेंगे। और भारतीय जो कला है उस पर, इंडियन आर्ट पे जो वेस्टर्न आर्ट का प्रभाव रहा है, यूरोपीय आर्ट का प्रभाव रहा है, जिसमें हमारी इंडियन आर्ट जो है भाव प्रधान है, रेखा प्रधान है। तो जो वेस्टर्न आर्ट है वो छाया प्रधान है, और ज़्यादातर वो छाया लाइट एंड शेड पे काम करती है, और बॉडी न्यूडिटी पे काम करती है। तो उसका प्रभाव हमारे इंडियन आर्ट पे कितना पड़ा, उस पे हम बात करेंगे। और भारतीय कलाकार जो है उन्होंने एक ग्रुप बना के, एक समूह बना के काम किया है। तो अलग अलग ग्रुप बनाए थे, जैसे MF हुसैन था तो उसका एक ग्रुप, पैक ग्रुप था, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप।
तो ऐसे न जाने बहुत आर्टिस्टों ने अलग अलग ग्रुप बनाए थे। तो वो ग्रुप का नाम क्या था, कब शुरू किया था, कैसे काम किया था, उन सब पे भी हम बात करेंगे आपसे। इसके बाद जो पश्चिम जो वेस्टर्न आर्ट है उसमें कैसे आर्ट की शुरुआत हुई, एंशियंट समय में जो भी केव्स में कुछ काम किए थे, जिसमें कुछ वहाँ की गुफाएं हैं, अल्तामीरा की गुफा है, फोन दा गाम गुफा है, ला काम्बारेली गुफा है, ब्लास्को गुफा है, और अन्य गुफाएं, ऐसे बहुत सारी गुफाएं हैं जो कि उसमें क्या चित्र पाए गए और कब बने थे, किस टाइम पीरियड में बने थे और किस तरीके से बनाए गए थे, उन सब पे भी हम आपसे बातें करेंगे। उसके साथ साथ हम आपको जो अन्य, जब हमारा इंडियन सिविलाइजेशन जैसे कहते हैं इंडस वैली सिंधु सभ्यता डेवलप हुई थी, तो उसी समय और भी बहुत सभ्यताएं भी साथ साथ डेवलप हो रही थी, जिसमें मिस्र की कला कह सकते हैं, वहाँ भी आर्ट उस समय डेवलप हो रही थी। जब हम सिंधु इंडस वैली में हम अपने यहाँ आर्ट के बारे में डेवलपमेंट कर रहे थे, तो उस समय वहाँ पे भी बहुत ढेर सारी डेवलपमेंट हो रही थी। तो मिस्र की कला में हम मेसोपोटामिया की बात करेंगे, क्रीट की बात करेंगे, माइसीनिया की बात करेंगे, जहाँ की अलग अलग तरह की कलाएं डेवलप हुई थी। फिर उसके बाद हम मिडिल एज की बात करते हैं, जिसमें आरंभिक जो ईसाई काल था, जिसमें बाइजेंटाइन, रोमनस कला तथा गोथिक शैली थी। ये वेस्टर्न आर्ट में इसका सारा उल्लेख आता है। तो जिसमें वहाँ पे ईसाई जो थी बहुत एक्सट्रीम पे थी क्रिश्चियनिटी, तो वहाँ पे जितने पादरी थे, पोप थे, वो आर्ट से रिलेटेड बहुत काम कराते थे। तो उनसे जुड़ी हुई क्या क्या काम, कौन कौन से आर्टिस्टों ने काम किया है, जैसे माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी और रेफेल, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, उन लोगों ने उस समय काम किए हैं। तो उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें बताया जाएगा, और किस तरह का वो भवन का निर्माण करते थे और उसमें शीशे कैसे लगवाते थे, कितने रंग बिरंगे, उन सब पे हम बात करेंगे। और इसके बाद आता वहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट या शास्त्रीय कला जिसे कहते हैं, उसमें कुछ यूनान जो था और हेलेनिस्टिक या रोमन जो शैलियाँ थी, उस पे हम थोड़ा आपको बातें करेंगे। और उसके बाद वहाँ पे जैसे फ्लोरेंस था, वहाँ पे बहुत आर्ट का डेवलपमेंट हुआ। फिर एक्सट्रीम जो कहते हैं हाई रेनेसा काल हुआ, कुछ वहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड चले हैं वेस्टर्न में। तो वहाँ पे कुछ कलाओं का जो नाम आता है, जैसे वेनिस में और नीदरलैंड की कला में मैनरिज्म है, एक रीतिवाद है, इन सब पे भी हम आपसे बातें करेंगे।